देखिए, रिकॉर्डिंग उस समय हुआ नहीं, तो अभी हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, आज के लेक्चर यहाँ से हमने स्टार्ट किया है कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट डालते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि मान लीजिए यहाँ पे 2 चार्जेज हैं, चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 2, हमने चार्जेज ही क्यों माना? क्योंकि हम आयनिक के बारे में पढ़ रहे हैं। और आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, आयन्स ही होंगे, आयन्स मतलब चार्ज होगा। तो चार्ज यहाँ पे बात चल रही है, इसलिए हमने ये वाला बात लिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ बिटवीन 2 चार्जेस कितना होता है? तो हम बोलेंगे F इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम बोलेंगे कि जैसे ही अगर फोर्स ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। फोर्स कब ज्यादा होगा, जब चार्जेस ज्यादा होंगे या फिर साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर चार्ज ज्यादा है तो क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा। अगेन बात करते हैं, साइज अगर होगा बड़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा कम और लैटिस एनर्जी भी हो जाएगी कम। तो इसी पे हमने एक एग्जांपल ले रखा था कि LiCl है, NaCl है, KCl है और RbCl। सब इन सब में हम लोग अगर बात करें कि लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, तो ऑर्डर कैसा होगा, तो हम बोलेंगे LiCl सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा उसका लैटिस एनर्जी, या सबसे ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी, NaCl का उसके बाद, फिर KCl और उसके बाद RbCl। क्लियर है ये चीज? चलिए, अगर यहां तक अगर आप लिख चुके हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है यह है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोलने वाले हैं कि आयनिक कंपाउंड आर मोर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट हैविंग हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या मतलब होता है, पहले लिख देते हैं। क्या हमने बोला कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल, आर मोर सॉल्युबल, क्या लिख दिया, मोल, मोर सॉल्युबल इन solvents, solvents having high dielectric, high dielectric constant। ऐसे ऐसे सॉल्वेंट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, उसी को उसमें क्या होता है, ये सॉल्युबल होते हैं, ज्यादा अच्छे से सॉल्युबल होते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में अगर हम बात करें तो बोलेंगे कि द टेंडेंसी ऑफ ए मटेरियल टू वीकन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू आयंस इन एन आयनिक कंपाउंड। क्या है, द टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल टू वीकन, टू वीकन द अट्रैक्टिव फोर्स between two ions in an ionic compound, in an ionic compound। तो सोचो कि ये क्या करता है, ये आयनिक कंपाउंड के अंदर का जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना दो आयन के बीच का, उसको कमजोर करता है। तो इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अच्छा होगा वो क्या करेगा, तो वो उतना ज्यादा क्या करेगा, आयन के बीच की जो बॉन्डिंग है उसको उसको कमजोर करेगा। अब इसी में हम बात करते हैं कि वाटर हैज मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रखिएगा इस बात को, वाटर हैज मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है ये, तो हम जवाब है इसका कि ये होता है 81। इसकी वैल्यू अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी होती है, 81। इसीलिए आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, आर सॉल्युबल इन वाटर। ध्यान रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी खाली सॉल्युबल होने से मतलब नहीं है। अब अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा सॉल्युबल है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा सॉल्युबल है। तो हम बोलेंगे कि भाई जिसका ऐसे सॉल्वेंट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है उस चीज में ज्यादा सॉल्युबल है।
जिसका कम होगा उसमें कम सॉल्यूबल रहेगा। कौन? आयनिक कंपाउंड। हो गया, यहां तक लिख लिया आपने? हाँ जी, हम लोग अब बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहला है कि हाइड्रेशन एनर्जी। अब आप समझिए ये हाइड्रेशन क्या होती है। तो पहले तो समझो कि हाइड्रेशन, फिर समझना कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। तो हाइड्रेशन क्या होता है बेटा, कि यहां पे हमने ले लिया, यहां पे पहले लिख देता हूं कि हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, ठीक है। हमने यहाँ पे लिया है NaCl, बड़ा कॉमन है NaCl। अब NaCl क्या हो गया कि हम बोलेंगे द आयनिक कंपाउंड ब्रेक इनटू आयंस एंड आयंस गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड हाइड्रेशन। क्या हुआ कि ये पहले आयंस में ब्रेक हो जाएगा, और ये जो आयन ब्रेक हुआ ना, ये वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से ये सराउंड हो जाएगा, और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। लिख देते हैं इस बात को। द आयनिक कंपाउंड, the ionic compound break into ions, break into ions, and ions get surrounded by, ions get surrounded by water molecules. This phenomena is called, this phenomena is called hydration, ठीक है। इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन बोलते हैं। एंड द एनर्जी रिलीज, यहीं पे लिख रहा है, द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस, द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस is called, is called hydration energy। क्या हम बोलते हैं इसको? हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब है कि ये हाइड्रेशन एनर्जी पे कैसे स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे ग्रेटर द हाइड्रेशन एनर्जी, ग्रेटर द हाइड्रेशन एनर्जी, more will be, more will be solubility of ionic compound, of ionic compound, ठीक है। तो जिसका जिसका क्या होगा, जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा वो ज्यादा सॉल्यूबल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस बात को लिख भी देता हूं कि सॉल्यूबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सॉल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग लगा लीजिए कि फैक्टर्स affecting, affecting हाइड्रेशन एनर्जी। तो सबसे पहली बात है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करता है कि चार्ज ऑन आयंस पे, चार्ज ऑन आयंस, आयंस पे कितना चार्ज है इस बात पे भी डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि भैया अगर ये चार्ज ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, तो आसानी से नहीं टूटेगा तो उसको सराउंड कैसे करेगा वाटर आके? तो हम बोलेंगे चार्ज अगर ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, पहली बात। दूसरी बात है कि ये डिपेंड करता है साइज पे, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस। आयंस का साइज अगर बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो जल्दी से टूट जाएगा, जल्दी से टूट जाएगा तो एनर्जी भी क्या होगी? कम ही मिलेगी। ज्यादा मेहनत से टूटेगा तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो इस पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं दोनों को मर्ज करूं तो क्या आ जाएगा कि हाइड्रेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? चार्ज अपॉन साइज पे। अब अगर मैं बात करूं कि देखो लिथियम हमारे पास है, हमारे पास सोडियम भी है, हमारे पास पोटेशियम भी है, और हमारे पास रुबिडियम भी है। इन सब में, इन सब आयंस में
चार्ज देख लीजिए सेम है, साइज का क्या फर्क है, साइज जो सबसे छोटा है वो पहले लिखा है हमने। तो बताइए साइज जिसका छोटा उसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बड़ा होगा। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम Li+ का सबसे ज्यादा, फिर Na+ का, फिर K+ का, और सबसे कम किसका होगा, Rb+ का। बोलो ये बात क्लियर हुआ? बोलो भाई, बोल के बताओ। आइए अब आपको सिखाते हैं यहाँ पे कि इसी में साइज के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। साइज सबसे छोटा किसका था, तो हम बोलेंगे Li+ का था सबसे छोटा, ठीक है। उसके बाद कौन था, Na+ था। उसके बाद कौन था, तो K+, उसके बाद Rb+। अगर साइज की बात आपने कर लिया तो हाइड्रेटेड आयन की बात कर लीजिए। हाइड्रेटेड आयंस, आयंस नहीं हाइड देखिए हम लोग साइज की बात कर रहे थे, लेकिन ये किसकी थी, साइज ऑफ आयंस की बात थी, पहला वाला साइज किसका था, आयंस का। अब हम किसका बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाइड्रेटेड आयंस का। हाइड्रेटेड आयन मतलब कैसा होता है, मान लीजिए ये आयन है, आयन के चारों तरफ सराउंडिंग में क्या है, पानी आ गया, वाटर। तो वाटर आ गया तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन। तो साइज जिसका सबसे छोटा होगा, ठीक है, उसका हाइड्रेटेड आयन बड़ा होता है। तो हम बोलेंगे हाइड्रेटेड आयन का जो ऑर्डर होगा वो जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है चिपकाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रेटेड आयन का साइज क्या हो जाएगा, ये वाला। अब आप समझो कि मोबिलिटी या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मोबिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड आयंस। अब बताओ जो साइज में बड़ा होगा क्या वो घूम फिर पाएगा आसानी से, जवाब है नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे Li+ जो कि हाइड्रेटेड आयन है वो होगा सबसे कम घूम फिर पाएगा। उससे ज्यादा घूम फिर कौन पाएगा, Na+। उससे कम कौन घूम पाएगा, K+। और उससे कम कौन घूम पाएगा, सबसे ज्यादा कौन घूम फिर पाएगा, तो Rb+ घूम फिर पाएगा। ध्यान रखिएगा इसको एक्वस लिखिएगा। एक्वस क्यों, क्योंकि ये हाइड्रेटेड है। कभी कभी आप सुने हो ना एक्वस लिखा होता है इस तरीके से, Na+ सर एक्वस। मोबिलिटी मतलब घूमना ही, हाँ बस घूमना फिरना। ये सब कौन है, ये सब मूव एक्वस कौन, करना। मूव करना, करेक्ट। अगर आप मोबिलिटी की बात करते हैं तो क्या मैं इसी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बात करूं, आयन का घूमना ही कोई, तो हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करते हैं, तो हम इसको बोलेंगे कि हाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और करके लिख देता हूँ, ठीक है। मोबिलिटी से ही समझ में आता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है। शायद आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर हम लोग हाइड्रेटेड आयन के बारे में क्यों पढ़ते हैं, सीधा सीधा आयन के बारे में क्यों नहीं पढ़े। क्योंकि आयन जैसे ही टूटेगा ना तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना सबको चिपकाना स्टार्ट कर देगा। मतलब नेचर में आयंस खाली प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे ही आप उसको पानी में मिलाओगे तो आयन तो बना, लेकिन तुरंत क्या हो गया, सराउंडेड हो गया किससे, वाटर से। तो अब हम बात करेंगे उसी वाटर से जो सराउंडेड वाला जो आयन है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन। और यही हाइड्रेटेड आयन अब बाकी प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा। बाकी प्रॉपर्टीज कौन सी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और भी बहुत सारी चीज। खैर हमने इन तीनों चीजों को आपको रिलेट करवा दिया। अब हम आगे चल के कभी भी बात करेंगे तो आपको समझ जाएगा कि ये सब बातें चल रही हैं। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए इसको। यहाँ पे ना अपना आयनिक वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। पहले अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको लिख लीजिए। सर, हाँ सब फॉर्मेशन। आइए तो देखिए कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में बहुत बड़ी दुनिया है। थोड़ा थोड़ा सा जो है आप 9th-10th में भी इसका झलक देखे हुए हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, तो हम बोलेंगे द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। यही कहानी होती है, लिख लेते हैं इस बात को। सबसे बेसिक डेफिनेशन तो यही है, द केमिकल बॉन्ड्स formed by the mutual sharing of electrons between two atoms। दो एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग अगर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं। और इस तरीके से जो कंपाउंड बन रहा है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। और ये जो बॉन्ड बना उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए है और यहाँ पे बी है, बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है,
दोनों ने क्या किया, आपस में शेयरिंग कर लिया। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का देखो शेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इसने, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बन गया। ये जो सिंगल बॉन्ड बना है ना, इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती तो डबल बॉन्ड बनता। ठीक है, इस तरीके से बनता तो हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड बन गया। देखो, तो डबल बॉन्ड बनता। खैर, इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। लेकिन क्या सारे कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं? जवाब है नहीं। तो इसके लिए कंडीशन है। तो अगला हेडिंग हम लोग लिखने वाले हैं कि कंडीशंस फॉर फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस पे अपनी चर्चा होगी। तो सबसे पहला जो चीज है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डिंग एटम्स शुड इधर बी जीरो और वेरी स्मॉल। क्या मतलब है इसका, समझाते हैं। क्या बोलता है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, क्या बोला है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स शुड बी सेम और nearly same. That is, electronegativity difference should be 0 और close to 0. लेकिन इस बात से पहले हमको ये बात समझा दीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। पिछली बार भी बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। बताओ क्या होता है, किसी को याद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की जो टेंडेंसी होती है ना, कोई एक एटम के पास, मान लो ये कार्बन ए और बी ले लेते हैं, मान लो बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को जो शेयरिंग में रखा हुआ था इसको खींचना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो खींचने की टेंडेंसी होती है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान रखिएगा, कहाँ से खींचना है, क्या उसके ऑर्बिट में घुस के खींचना है क्या? नहीं, कहाँ से खींचना है, जो शेयरिंग में रखा हुआ था उन दो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सोचो, अगर ऐसा हो जाए कि एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए तो खींच के अपने पास रख लेगा, तो फिर क्या बोलेगा कि दोनों की पार्टनरशिप चलेगी, शेयरिंग चलेगा। हमने दोनों ने पैसे लगाए और एक जो है खींच के अपने पास ले आए पैसे सारे, तो क्या ये पार्टनरशिप चलेगी? नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो म्यूचुअल शेयरिंग है ना, ये एक पार्टनरशिप ही तो है। और इसमें क्या होना चाहिए, दोनों दोनों खिलाड़ी जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, बराबर के लेवल के होने चाहिए। दोनों में खींचने की जो ताकत है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, या फिर लगभग सेम होनी चाहिए, है ना। जैसे मैं बोलूं कि कार्बन कार्बन, अब दोनों दोनों तो कार्बन है, तो दोनों के पास पावर भी क्या है, सेम है। तो दोनों दोनों इसको, ये इतना ही जोर से इधर खींच रहा है, इतना ही जोर से ये इधर खींच रहा है। तो हमको ऐसा ही वाला प्रीफरेबल है। जैसे हम लोग कोई भी बात करें, जैसे हम बात करें कि HCl, HCl क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन में जो जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लगभग क्लोरीन भी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या करेगा, दोनों का पावर सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है या बहुत कम है, तभी क्या हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। तो पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया? हाँ नहीं बताओ भाई, समझ में आया कि हाँ नहीं सर। आया? अच्छा, मान लो हम CH4 की बात करें, तो कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दोनों के इलेक्ट्रॉन थे, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगभग सेम है। इसलिए क्या हो रहा है, ये बॉन्डिंग मतलब एग्जिस्ट करता है। नहीं तो ये बॉन्डिंग क्या होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, CCl4 ले सकते हैं, वहां पे भी आपको दिखता है, NH3 इसमें भी दिखता है, बहुत सारे। तो ये सब क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना पाते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन तो आपको समझ में आ गया। नाउ सेकंड की बात करते हैं। सेकंड जो पॉइंट है ना, उसमें ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो कितना का होना चाहिए। दोनों एटम में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें डिफरेंस कितने का चलता है, तो बोला ज्यादा से ज्यादा 2.1 से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। और अगर इससे बड़ा आ जाए तो बोलेंगे एक कोई खींच के अपने पास लेके चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब सोचो, किसी के ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन अगर खींच लोगे तो आयन बन जाएगा ना वो दोनों,
तो वो तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो 2.1 से अगर बड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो हम इसको बोलते हैं ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, तो हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। और 2.1 से अगर कम है या छोटा है दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो हम क्या बोलेंगे, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और एक बात है, तीसरी बात, कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमेशा फॉर्म होता है क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, कोवेलेंट bonds always form between नॉन मेटल्स। मेटल्स के बीच में कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनते हैं। ध्यान रहेगा ये सब बातें। तो ये 3 कंडीशंस थे, इसको याद रखिएगा। सर हाँ जी। सर हम्म। वो ईएन मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ईएन मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आओ अब हम बात करते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं या कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड्स। सबसे पहला फिजिकल स्टेट कैसा होता है। फिजिकल स्टेट देखो, तो बोलता है कि दे कैन एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स। दे कैन एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। याद कीजिए आयनिक वाला जो था उसमें क्या लिखा हुआ था, केवल सॉलिड स्टेट। ये कैसा होता है, ये ऑल स्टेट्स में पाए जाते हैं। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेज हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि सॉलिड में कौन कौन सा आपको दिखाई देता है, हम बोलेंगे बहुत सारा है। ग्रेफाइट है, डायमंड है, बकमिंस्टर फुलिरीन है, एक्सेट्रा, बहुत सारे। लिक्विड की अगर बात की जाए कि लिक्विड में कौन होता है, लिक्विड फॉर्म में कौन है, तो हम क्लोरीन, बोले कोई भी Br2 हो सकता है, CCl4 हो सीएल। सकता है, हाँ जी, CH3Cl हो सकता है। नहीं, ये वाला शायद गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। एक काम करो, CH और Cl3 ले लो, ये आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा। गैसेज फॉर्म में अगर हम बात करें कि गैसेज में कौन सा हो सकता है, बहुत सारे हैं। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, O2 है, N3 है, ठीक है, SO2 है, CO2 है, बहुत सारे, जितना मन करे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपको समझ में आ गया कि फिजिकल स्टेट की क्या हो सकती है, तो बोलेंगे तीनों हो सकते हैं। अगली बात की जाए कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो डिपेंड करता है कि मास नंबर पे। क्या लिख दिया मैंने, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मासेज। मोलर मासेज, अगर मोलर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मोलर मास कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। नाउ थर्ड सर पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। हाँ, सर हम्म, नेचर में नेचुरली कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, कोवेलेंट नेचर, या आयनिक? दोनों टाइप के कंपाउंड पाए जाते हैं, तो दोनों प्रेजेंट होते हैं। सर और मोस्ट प्रोबेबल कौन सा? मोस्ट प्रोबेबल कैसे हो सकता है बेटा, अगर हम बात करें कि नमक की, NaCl की, तो क्या होगा, हाँ वो हमेशा, चाहे वो कंपाउंड पे है ना, वो तो हमेशा आयनिक रहेगा, वो कोवेलेंट नहीं बन हाँ सकता। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो कभी आयनिक नहीं बनेंगे, जब भी पाए जाएंगे तो इसी फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है, तो हर कंपाउंड का अपना अपना नेचर है, इस तरीके से बॉन्ड बनाता है। आगे सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि आयनिक वाले में भी हम सॉल्युबिलिटी की बात किए थे, यहाँ पे भी सॉल्युबिलिटी की बात करना चाहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी में हम लोग एक गोल्डन स्टेटमेंट याद रखिएगा कि लाइक डिजॉल्व लाइक। देखो, जो एक जैसी जो चीजें होती है ना, वो एक जैसी उसी उन्हीं जैसी चीजों में डिजॉल्व होना पसंद करती हैं। जैसे मैं बात करूं कि अगर कोवेलेंट कंपाउंड है, तो वो क्या होगा, वो सॉल्युबल होगा वाटर में कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वाटर के बीच में जो है वो पोलर नेचर, वाटर कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। लिख देता हूं पहले इस बार को, रुको। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर insoluble in
इन वाटर। क्यों ऐसा? तो बोलेंगे कि वाटर जो होता है, वाटर जो होता है वो होता है पोलर नेचर का। पोलर नेचर मतलब क्या होता है बेटा? कि एक तरफ रहेगा सॉलिड, एक तरफ रहेगा एक तरफ सॉलिड बोल रहा हूँ, सॉरी, एक तरफ रहेगा प्लस चार्ज, एक तरफ रहेगा माइनस चार्ज। तो ये क्या होगा? दो पोल्स बन गए। ठीक है, तो वाटर में ना ऐसा, वाटर जो होता है वो पोलर नेचर का होता है। लेकिन ये जो होता है ये तो म्यूचुअल शेयरिंग से बना है, लेन देन तो किया नहीं है, तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, किसी पे नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। और कोवेलेंट जो होता है, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं नॉन पोलर। और अगर ये नॉन पोलर है तो क्या करेगा? पोलर नॉन पोलर में कभी मिक्स नहीं होना चाहेगा, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में क्या होता है? कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम बोलेंगे कि इन जनरल दे आर नॉट, ऐसे लिख दो कि इन जनरल they do not have they do not have free electrons to carry charge। उनके पास चार्ज कैरी करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा? दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे हमने इन जनरल लिखा है, ठीक है? तो क्या कोई एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन बिल्कुल है, ग्रेफाइट है। एक्सेप्शन में कौन हो गया? ग्रेफाइट। ठीक है, अब बोलेंगे ग्रेफाइट क्यों करता है सर? तो बोलेंगे ड्यू टू इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर। इनके लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से ना क्या होता है कि यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, फ्लो हो जाते हैं। लेकिन बाकी सब में क्या होता है? जैसे मैं बात करूँ डायमंड में, तो डायमंड में बड़ी क्लोज पैकिंग होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, लेकिन जैसे ही हम पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होने लग जाते हैं। लेकिन ये घटना केवल ग्रेफाइट में होती है। पांचवा बात करते हैं। पांचवें बात में लिखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। अब ये क्या समझ है? देखो समझो, कोवलेंट बॉन्ड्स आर रिजिड। याद कीजिए मैंने आयनिक में बोला था कि दे आर नॉट रिजिड। मतलब आयनिक में क्या होता था बेटा कि ये एक आयन है, ये बी आयन है, ये इसको खींचेगा, बोलेगा कहां पे लाके रोकेगा? बोलेगा रोकेगा नहीं, चिपका लेगा। इसके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गया? हम बोलेंगे जीरो। लेकिन यहां पे क्या होता है बेटा? ए और बी मान लो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये यहीं पे लाके इसको रोक देगा, बी को। क्यों रोक देगा? तो क्योंकि ज्यादा नजदीक अब आओगे तो क्या होने लग जाएगा कि इनके न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज और यहाँ का जो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, ये जो एक दूसरे को धक्का देना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये लाएगा तो, लेकिन इतना ही दूर पे लाके रोक देगा। मतलब ये क्या हो गया? इससे बड़ा नहीं हो सकता है लेंथ बॉन्ड का, और इससे छोटा भी नहीं हो सकता है। मतलब ये जो बॉन्ड की जो लंबाई है वो रिजिड है, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। बोलो बात समझ में आई? कोवेलेंट बॉन्ड रिजिड क्यों होते हैं? आयुष सर नहीं समझा, आवाज अटक रही थी। आयुष ये तूने समझा? अभिषेक? सर मेरी आवाज अटक रही थी बीच में। अच्छा, मेरी आवाज अटक रही थी। अरे मैं बोल रहा था कि आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि एक आयन दूसरे आयन को खींच के ना एकदम अपने पास ले आता है। तो यहाँ पे बॉन्ड की कोई लंबाई होती नहीं है। बॉन्ड की लंबाई कितनी हो गई? जीरो। देखो ना, दोनों एक दूसरे में चिपक गए ना, तो बॉन्ड की कोई लंबाई ही नहीं है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि ये लाता है लेकिन चिपकाता नहीं है अपने पास, ये इतने दूरी पे लाके छोड़ देता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अभी आ रही है आवाज? सोशल डिस्टेंसिंग करता है। क्यों सोशल डिस्टेंसिंग हाँ। करता है? लेकिन क्योंकि कि इससे नजदीक जाएगा ना तो इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके न्यूक्लियस को धक्का देने लग जाएगा। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्जेज होते हैं ना, तो एक दूसरे को धक्का देने लग जाएगा। तो इसलिए हाँ। इससे नजदीक नहीं ला सकता। मतलब इससे छोटा भी नहीं चलेगा, जो लंबाई है बॉन्ड की, मान लो ये है बॉन्ड की लंबाई, तो इससे छोटा भी नहीं चलेगा और इससे बड़ा भी नहीं चलेगा।
तो ये क्या हो गया, ये रिजिड हो गया। तो कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड कैसे होते हैं, दे आर रिजिड, ठीक है, ना इससे छोटा ना इससे बड़ा। अच्छा, और एक बात है, हाँ सर। एंड दे आर डायरेक्शनल, एंड दे आर डायरेक्शनल। याद कीजिए मैंने बोला था कि देखो ये आयन है और ये आयन है बेटा, ये क्या करेगा, खींच लेगा इसको। हम बोले सर यहां रखेंगे तो बोलेंगे इसको भी खींच लेगा। फिर आप बोलोगे सर यहां रखेंगे तो हम बोलेंगे अरे इसको भी खींचेगा। आयन है ना, आयन क्या करते हैं, ये तो खींच लेते हैं। मतलब चार्जेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और खींच लेगा इनसे। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड का चक्कर ऐसा नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड मान लो, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। म्यूचुअल शेयरिंग के लिए बेटा ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होना जरूरी है। देखो ऐसे, ठीक है, तो इस डायरेक्शन से अगर ओवरलैपिंग होगा तो होगा। मान लो एक एक ऑर्बिटल ऐसा है और एक ऑर्बिटल ऐसा है, तो क्या ये ओवरलैपिंग हो पाएगा, ये वाला जिस तरीके से यहाँ पे हुआ था, नहीं। तो ये क्या होता है, ये बोलता है कि हमको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी चाहिए तब जाके ओवरलैप करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि दे आर डायरेक्शनल। आयनिक में क्या हुआ था, दे आर नॉट डायरेक्शनल, किसी भी डायरेक्शन से है उसको खींच लेगा। यहाँ पे वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, यहाँ पे वो सब नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दे आर डायरेक्शनल। अच्छा, डायरेक्शनल होने की वजह से दे हैव फिक्स ज्योमेट्री, ठीक है। फिक्स ज्योमेट्री का मतलब है शेप, इनकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे आपने पढ़ा था कार्बन कैसा, डायमंड कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। आपने पढ़ा था ग्रेफाइट कैसा होता है, आपने बोला था लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तभी आपने यस सुना है NaCl का कोई स्ट्रक्चर, नहीं, कभी नहीं सुना है, गूगल करके देखो। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, बताएगा कि ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड के कोई स्ट्रक्चर नहीं होते, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव अ फिक्स्ड ज्योमेट्री, क्यों, क्या बताओगे, बिकॉज द बॉन्ड लेंथ आर रिजिड एंड दे आर डायरेक्शनल, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ रिजिड है, डायरेक्शनल है, इसीलिए उसके पास एक ज्योमेट्री है। बोलो क्लियर है ये बात, लिखना है आपको, समय सर दो वो लिखने के ऊपर लिए। का लिखने दीजिए ना। ओके, रुक हाँ जाओ। सर। इट डिपेंड्स ऑन बॉन्ड एनर्जी। क्या हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो बोलेंगे डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी पे। और ये बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, हम बोलेंगे कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। लिख देता हूं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। याद रखिएगा स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, बॉन्ड एनर्जी से। जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ज्यादा मजबूती आएगी। और एक बात है कि स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड के लेंथ से। जितना बड़ा बॉन्ड का लेंथ होगा उतनी आसानी से टूट सकते हैं, हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये बॉन्ड की लंबाई है और एक बॉन्ड इतना बड़ा है, बताओ कौन आसानी से टूट जाएगा, हम बोलेंगे जो बड़ा है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड का जो लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ है या फिर बॉन्ड एनर्जी। ध्यान रखिएगा इन बातों को। तो यहां पे जाके मैं सारी चीजें लिखना चाहता हूं कि भाई स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है किस पे, बॉन्ड ऑर्डर पे। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है, जैसे हो गया सिंगल बॉन्ड, जैसे हो गया डबल बॉन्ड, जैसे हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये सब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, अगली बात कि स्ट्रेंथ डिपेंड करता है किस पे, बॉन्ड एनर्जी पे। और बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है बेटा कि क्या बोलते हैं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना दोनों का कम रहेगा, दोनों का आपस के बीच का जो डिफरेंस है वो जितना कम रहेगा, उतना क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी और बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये डेल्टा EN मतलब क्या होता है, हम बोलेंगे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
ठीक है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो भी आप बोलना चाहें। सर वो बॉन्ड ऑर्डर मतलब समझा नहीं। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बेटा जैसे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड भी क्या है, एक बॉन्ड का ऑर्डर है। डबल बॉन्ड को भी हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। ट्रिपल बॉन्ड ये सब किस में आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर में आते हैं। जितना ज्यादा, मान लो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा कि डबल बॉन्ड, जवाब है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा कि ट्रिपल बॉन्ड, जवाब है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड का ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, इसी को हम बोलते हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बोलो क्लियर हुआ ये बात? हाँ सर। ओके, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और वहां पे हम लोग बात करेंगे कि डेटिव बॉन्ड क्या होता है। ये अलग कहानी है। डेटिव बॉन्ड क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, छोटी सी चर्चा इस पे कोवेलेंट बॉन्ड पे होगी, क्योंकि इस चीज को ना पढ़ने के लिए एक अलग चैप्टर है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ठीक है, तो छोटी सी चर्चा इस पे करेंगे और वापस हम लोग आ जाएंगे किस पे, तो वही है कोवेलेंट बॉन्ड और अलग अलग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी, नया नया थ्योरी आएगा, ओवरलैपिंग सिखाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन सिखाएंगे, और फिर इस तरीके से चैप्टर आगे बढ़ते चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए यही तक है।